स्वामी जी, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि क्या जो एलिवेटेड, जो हाई एंड सोल्स हैं, जो एनलाइटेंड सोल हैं, क्या वो जागना शुरू हो चुकी हैं? बिकॉज मैं ऐसे बहुत आम लोगों से मिल रही हूँ आजकल, जो मुझे पहले बहुत आम लगते थे, लेकिन अब उनके लाइफ में 2-3 सालों से ऐसा शिफ्ट आया है और उनको एक अलग अवेकनिंग फील हो रही है। और मैं ये कोई ऐसे जादू वाली अवेकनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, समाज के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मतलब एक अलग उद्देश्य की तरफ निकल पड़े हैं। तो क्या ये एलिवेटेड सोल अब जाग रही हैं? देखिए, ये पहचान इसकी इस बात से हो जाती है, सृष्टि का एक महान लक्ष्य है, इस धरती का एक विजडम है जिसके लिए आपको विचार आते हैं, इसलिए आप धरती पर हैं। तब तक जी विजडम आपको आने बंद हो जाएंगे जब आप धरती पर आपका रोल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आपको रोल आ रहे हैं, आपके विजडम आ रहे हैं, वो आपके रोल के हैं। आपका रोल इस धरती पर क्या होने वाला है। और जाहिर सी बात है, जब मैं सृष्टि के महान लक्ष्य की बात कर रहा हूँ तो उसमें मानवता का भला, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ऊर्जा मिलेगी, ऐसे लोगों को ही ताकत मिलेगी, ऐसे ही लोगों को वैभव मिलेगा। आज भी सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, चाहे एलन मस्क की बात करें आप, चाहे जितने भी लोग बात करें, 30 मिनट ध्यान तो वो भी करेंगे। तो वास्तविकता में वो ताकत उन्हें क्या मटेरियल वर्ल्ड से मिल रही है? नहीं, जो मटेरियल, जो दृश्यमान जगत है, वो उन्हें अदृश्य शक्ति से मिल रहा है। और वो जो अदृश्य शक्ति है वो सबके भीतर है। वो जब रोज रात को आप सोते हैं तो आपको विचार देती है और सुबह आप उठकर उस पर काम करते हैं, ऑर्डर। तो ऐसे ही आप देखिए कि जो आने वाला जो हमारा ये 2026 से लेकर 2030 तक का जो समय रहने वाला है, इसमें धरती पर प्रलय भी बहुत जगह जगह होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ चेतना के स्तर पर अगर हम देखेंगे बड़े बदलाव होंगे, जो खासकर जो सृष्टि के महान लक्ष्य में सृष्टि जिसे चुनेगी, युद्ध योद्धा को चुनता है, ना कि योद्धा युद्ध को चुनता है। तो इसलिए जब युद्ध, चाहे वो प्राकृतिक हो या प्राकृतिक हो, चाहे वो दृश्यमान हो या अदृश्यमान हो, वो विचारों के माध्यम से आपको चुनता है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ा देगा। सबसे पहली तो आपको वो अपने भीतर बदलाव क्या नजर आएंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। दुनिया यही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाएगा, स्पष्टता आ जाएगी। तो इसलिए आज एक चीज़ और भी है, देखिए, माताओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपके यहाँ पॉडकास्ट में सुनते हैं, सब परिवार वाले हैं, उनके बच्चे भी हैं। आज माता पिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जितने बड़े बड़े स्कूल्स में अच्छे एडमिशन कराने के लिए बच्चे को वो कितनी महंगी से महंगी शिक्षा देते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जितने महंगे स्कूल्स कॉलेजेस, उतने ही महंगे नशे के अड्डे बन चुके हैं। और ये मानकर चलिए कि जिनके बच्चे अगर इस अवस्था में, इस आयु में बिगड़ रहे हैं, तो उनका भविष्य कैसा होगा? उनके न्यूरॉन्स में क्या जा चुका होगा? क्या वो उस लायक भी रहेंगे? दूसरी चीज़, तो माता पिता का सबसे ज़्यादा डर क्या होता है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कामयाब होंगे या नहीं होंगे। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो कम से कम वो हमारे खानदान का नाम कलंकित तो नहीं करेंगे, उनके भीतर कोई ऐसी गतिविधियां तो जन्म नहीं लेंगी। लेकिन आज समाज में यही सब ज़्यादा है। तो ऐसे में माता पिता यदि संस्कार रूपी बीज उसमें डालेंगे तो वो स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता उसके भीतर होगी। अन्यथा क्या होगा, माता पिता टोकेंगे, बेटा ये मत करो, ये मत करो, बेटी ये मत करो, तो उससे क्या होगा, एक अलगाववाद जन्म ले लेगा बच्चे के भीतर और वो माता पिता से ही दूरी बना लेगा। ऐसे में ज़्यादा अच्छा ये रहता है उनको पेशेंसली उनको डील करना, और ज़्यादा अच्छा है कि शुरुआती शिक्षा, क्योंकि जो आपका पूरे जीवन आप क्या करेंगे पहले 6 साल में तैयार हो जाता है। 6 साल से अगर आप अगले 15 साल तक के देखेंगे तो और भूमिका तैयार हो जाती है कि आप पूरे जीवन क्या होने वाला है, आप उसको तय कर देते हैं। अगर आप बच्चे की शुरुआती शिक्षा दीक्षा इस प्रकार से कराते हैं, आज ऐसे बहुत हाईटेक मॉडर्न स्कूल खुल चुके हैं, मॉडर्न गुरुकुल मैं कहूँगा, जहाँ हाईटेक एजुकेशन शिक्षा के साथ मॉडर्न शिक्षा भी दी जाती है और स्पिरिचुअल की शिक्षा भी दी जाती है। वहाँ अगर फीस की हम बात करेंगे तो आमतौर पर बहुत कम पैसे वाले भी हैं और बड़े पैसे वाले भी हैं। आपके बच्चे के भीतर अगर वास्तविकता में वह ज्ञान शुरुआत में समावेश हो जाए, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, कई भाषाएँ सिखाई जाती हैं एक ही जगह पर, छोटी आयु से ही वो एक साथ में 12 भाषाएं बोल सकते हैं। तो ऐसे एजुकेशन मॉडल खुल चुके हैं।
तो अपने बच्चों को ऐसी जगह एडमिशन कराइए जिससे कम से कम उनका बेहतर भविष्य जन्म ले। अन्यथा क्या होगा कि वो पैसा तो उनके पास होगा, आप कमा कर दे देंगे या खुद से कमा लेंगे, लेकिन उसकी समझ नहीं होगी, विवेक ही नहीं होगा। तो इसीलिए आज पूरे समाज में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सबसे ज़्यादा परेशानी है हमारे रूट्स में। अगर हम रूट्स को ठीक नहीं करेंगे इलाजी, तो हम बेहतर भविष्य की कल्पना करना मिथ्या हो जाएगी। इसीलिए हमें बड़ी जागरूकता के साथ सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी पे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने वर्ल्ड एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसमें हम आपके सभी माता पिताओं के लिए, चाहे आपका बच्चा यहाँ रहता है, उसके बाद यहाँ से चाहे वो यूक्रेन शिफ्ट होता है, रशिया शिफ्ट होता है, अमेरिका शिफ्ट होता है, वो पूरे विश्व में कहीं भी जाए, एजुकेशन सिस्टम विल बी वन। और जब एजुकेशन सिस्टम एक रहेगा तो ये मान के चलिए कि ना तो आपका समय पर जो पढ़ाई में पूरा बुढ़ापे तक भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो जीवन में वो क्या ही करेंगे। तो इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है। उसमें बड़े बदलाव कर कर हमने एक नई पॉलिसीज़ बनाई हैं। उसमें नई नई फ्रेंचाइजियाँ खुल रही हैं अलग अलग। अभी हमने ऑफिशियल लॉन्च उसका अभी नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा 360 डिग्री कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमने ऐसे आयामों को बुना है। आपका बच्चा कैसे एनलाइटेड फॉर्म में होकर, जागरूक होकर और इस धरती के मानव सभ्यता में अपना वह रोल अदा कर सकता है जहाँ जीवन में सिर्फ स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर वह संसार को क्या दे सकता है, वह संसार के लिए कितना ज़्यादा व्यापक होकर विराटता में सोच सकता है। क्योंकि आज जब आपको स्वयं के लिए निर्णय लेना होता है तो कितनी मुश्किलें आती हैं, और जब आपको समाज के लिए निर्णय लेना हो, मानवता के निर्णय सोचना हो, और इतने बड़े एस्पेक्ट पे जाकर ब्रॉडर वे में आपको संसार के सभी मानव सभ्यता के लिए निर्णय लेना हो, वो क्षमता आपके भीतर तभी आएगी जब आप एक अच्छी एजुकेशन को लेते हैं। और सबसे बड़ा अगर कोई बदलाव ला सकता है इस धरा पर इला जी, वह शिक्षा ही है। स्वामी जी, हिमालय को लेकर क्या भविष्यवाणियाँ दी जा रही हैं, या आपको क्या इंट्यूशन मिल रहा है हिमालय पर क्या होने वाला है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ, और मैंने बहुत दिनों से बचा के रखा था सवाल। मैं अभी इसी साल कुछ महीने पहले ऊखीमठ गई थी, उसके बाद फिर मैं तुंगनाथ पर भी गई थी। बीच में एक साधु मिले थे, मेरी आदत है मैं थोड़ा ज़्यादा बतियाती हूँ, तो मैंने उनसे ऐसे बातें करना शुरू कर दिया कि अच्छा आप उत्तराखंड के हैं। उन्होंने मुझे बताया, बातों बातों में अचानक से उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बिटिया सब तबाही मचा दी है ये मानव ने, और हिमालय के तो बुरे हाल कर दिए हैं, ये पहाड़ अपना रास्ता बंद करने वाले हैं। और अभी देखिए पिछले 3 महीनों में हमने उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में, तीनों जगह हमने पहाड़ों पे ऐसी तबाही देखी कि एक्चुअली हाईवे के हाईवे कट गए। मतलब वो मनाली वाला तो अगर आप देखें क्या शानदार बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, वो सारा कट गया। उत्तराखंड में भी यही हाल हुए हैं। तो क्या वो बाबा जी जो मुझे कह रहे थे वो सिर्फ उनका गुस्सा था, या कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्र को लेकर एक भविष्यवाणी भी थी? देखिए, उनकी भावना की कदर करते हुए हम यह कहेंगे, वैसे तो वो भविष्यवाणी भी है, और लेकिन अगर आप क्षणिक में देखेंगे भविष्य की, जैसे भविष्यवाणी हम आमतौर पर उन्हें मानते हैं जो बहुत लंबे इवेंट्स हैं, जो फ्यूचर इवेंट्स हैं। जैसे क्षणिक में अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्षणिक भविष्यवाणी वो जो आगामी आपने देख भी लिया वो हुआ। लेकिन क्या है जो बड़ी भविष्यवाणी वो ये है कि जो शहर है, जो आज के शहर हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में। 50 साल के भीतर जो भविष्य के शहर हैं वो हिमालय होंगे। जीवन की ज़्यादातर संभावनाएं कहाँ मौजूद होंगी? जहाँ जल होगा, जहाँ आने वाला कल होगा वहीं तो जल होगा। और यहाँ जल की अभी देख रहे हैं धरती पर कहाँ जल के, आप देख रहे हैं, आप दिल्ली नोएडा के हालात देख लीजिए, गुड़गांव को देख लीजिए, आप गुजरात को देख लीजिए, आप राजस्थान को देख लीजिए, पानी के कैसे हालात हैं, पानी बचा ही कहाँ है। तो जहाँ जीवन ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहेगा, और जीवन जल के भीतर जन्म लेता है, तो जहाँ जल रहेगा वहीं जीवन रहेगा। इसलिए आप देख रहे हैं जिसे आप मात्र बादल समझते हैं, या मात्र अपनी फॉर्म में आप मात्र ये समझते हैं कि वर्षा होती है, मात्र बूंदे हैं, वही तो आत्माएं हैं। और वही आत्माएं एस्ट्रल प्लेन के माध्यम से, ये एस्ट्रल प्लेन है, बादल जितने भी वो एस्ट्रल प्लेन ही हैं, उनके माध्यम से आप देखेंगे जल यहाँ से उठेगा लेकिन वहीं नहीं बरसेगा, सब अपने अपने स्ट्रक्चर पर जाएंगे ऊपर नीचे, और अलग अलग स्टेट में जाके बरसेंगे जहाँ जहाँ उनकी इच्छा जन्म लेगी।
तो अभी आप देखेंगे जितने भी अरेबियन सी है, ब्लैक सी है, तीनों के तीनों समुद्रों से बड़े बादल उठते हैं। कहाँ जाकर बरसते हैं? तिब्बत में। और जहाँ पहाड़ होते हैं वह उन्हें पूरा का पूरा वहाँ पर वर्षाएं होती हैं, और वहाँ जाकर वर्षा कर कर वो आप देखेंगे तो वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। पहाड़ खिसकते खिसकते वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो वहाँ अब वो जन्म ले रहे हैं। और ये जो अरेबियन सी और ब्लैक सी और ये जो आप देखेंगे, इन्हें अगर हम सी और समुद्र का नाम ना दें तो ब्लैक क्या है? देवी शक्ति, रात्रि, शिव, और शक्ति की जब हम बात करते हैं काली। ठीक है, वो भी वहां पर पहुंची, वहीं से तो उठा। अगर आप गूगल पे भी जाएंगे इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये कौन कौन से समुद्रों से जगह ऐसे आए हैं ये बादल। आपको वहां से वो लोकेशन मिल जाएगी। तो जब आप उसको मेजर करेंगे आपको पता चलेगा ये सारे के सारे, और जो अरेबियन सी की हम बात कर रहे हैं, जो हम बंगाली खाड़ी की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो भी समुद्र हैं, इनमें देखेंगे शिव और शक्ति के मिलन से ही वहाँ पर योग बनता है। तो आज वर्तमान में जो आप देख रहे हैं ये घटना है पिछले लगभग 2 महीने पहले की। लेकिन ये जो आगामी समय है, जो फ्यूचर के जो शहर हैं, वो इसीलिए भविष्य में अपने पहाड़ हो जाएंगे हमारे, क्योंकि यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ तो जल होगा। क्या होगा? जल होगा। यहाँ जल होगा। जो पहाड़ हैं जो आप देख रहे हैं, वो पहाड़ अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप देखेंगे कि पहाड़ ट्रायंगल फॉर्म में होते हैं। यस। आप यहाँ बैठे हैं इस शहर के भीतर, आप शांति ढूंढ रहे हैं, तो आपने जाने कितने प्रयास करेंगे। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं ये करना है, मुझे स्नान करना है, ध्यान करना है। वहाँ जाकर क्या आपको वो कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती? सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रायंगल पर रिसीव होती है। यस, तभी मंदिरों में भी ऊपर शिखर होता है। चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, पत्ता पत्ता, डाली डाली वृक्ष हो, सब ज्योतिनुमा है। कैसा है? ज्योतिनुमा। ये ब्रह्मांड ज्योतिनुमा है, इसे हम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी जो बरसती है वो पहाड़ों में बरसती है, ट्रायंगल पर। तो जब आप वहाँ एनर्जी को रिसीव करने नहीं जाते, लेकिन वो पहले से इतनी ज़्यादा एकत्रित है वहाँ, आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि अब मुझे कहीं, आपको यहाँ की चिंता विचार भी नहीं आएंगे यहाँ के, तो आप बस खो जाएंगे। तो स्वामी जी, आपकी बात से जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया कि शहर आने वाले सालों में खत्म हो जाएंगे और सब कुछ हिमालय पर ही जीवन होगा। जी। तो मतलब हिमालय के द्वार हमारे लिए बंद नहीं हो रहे हैं। हिमालय के द्वार उन चेतनाओं के लिए खुल जाएंगे जो आपके भीतर। देखिए, आप वहां जाएंगे, अपने भीतर दानव को लेके जाएंगे तो वहां दानव रहता ही नहीं। वो आपको कितना शांत कर देते हैं पहाड़। अगर आप देखेंगे तो आपको कितना काम, कितना बेहतर बना देते हैं। मानो कि आप किसी इनलाइटेड व्यक्ति से मिल रहे हो, या आप स्वयं में ही अपने आप को अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे तो आप कितना इनलाइटेड और कितना हेल्दी फील करते हैं अपने भीतर। आपके एक ब्रेथ में जो आप सांस लेते हैं उसका जो आनंद है आप उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। सही कह रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ दानव बचेगा नहीं, वहाँ दानव नहीं बचता, वहाँ सिर्फ मानव बचता है। तो वहाँ मानव को तो एंट्री है, दानव को एंट्री नहीं है, और ना कभी थी। उसको ही स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में किसका वास है? देवताओं का, दानवों का वास नहीं है। तो इसीलिए वहाँ मानव बनकर जाएंगे तो आसानी होगी। साधु महात्मा जो कहते हैं उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। उन्होंने जो कहा आपसे, उनकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उन्होंने सत्य में आप उस बात को पूर्ण समझिए। उन्होंने कहा कि जो जो ये गंदगी मचा रहे हैं वो दानव की भी चर्चा साथ में कर रहे हैं। तो कपाट किसके लिए बंद होंगे? दानवों के लिए, ना कि मानवों के लिए।